प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीड़ का निर्माण फिर इस कविता का जो पहला अंश है उसको हमने देखा और समझा। आज हम लोग इसी कविता के दूसरे अंश में प्रवेश करेंगे। नीड़ का निर्माण कविता में कवि ने विध्वंस और पुनर्निर्माण की शाश्वत नियम का वर्णन किया है। यदि विनाश के डर से व्यक्ति हताश होकर बैठ जाए तो फिर सृजन का काम ठप हो जाएगा। दुख एवं विषाद की सघन घटा के बीच प्रकाश की पतली किरण दिखाई देती है। इसी प्रेरणा से कवि ने यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है। विध्वंस को भूलकर मनुष्य को फिर से नवनिर्माण करने की प्रेरणा दी है। तो आइए इस कविता के अगले अंश को अब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने विपत्तियों के आने पर भी मनुष्य को आशा न छोड़ने की प्रेरणा दी है। मनुष्य के जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब वह स्वयं को असहाय अनुभव करता है। ऐसे में मन में आशा की किरण जगाकर पुनः नव निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिए। व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य को आस्थावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी है। प्रत्येक विनाश के बाद सृष्टि का नव निर्माण होता है। दुख के बाद सुख का आगमन अवश्य होता है। तेज आंधी से नष्ट हो चुके अपने घोंसले को पक्षी फिर से बनाने लगता है। वह किसी भी दशा में पराजित या असमर्थ अनुभव नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी एक दुख या निराशा से पराजित अनुभव नहीं करना चाहिए। आशा की किरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अंधेरी रात के बाद उषा की उजियाली किरण अवश्य आती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने आप को असहाय अनुभव करता है। तेज आंधी के कारण जब भीषण झोंके आते हैं तो बड़े बड़े विशाल पर्वत भी कांपने लगते हैं और बड़े बड़े पेड़ भी जड़ के साथ उखड़कर धरती पर गिर जाते हैं। जब पहाड़ों और पेड़ों का यह हाल होता है तो ऐसे समय में छोटे छोटे घोंसलों का क्या होता होगा, उस पर क्या बीतती होगी जो तिनकों से बने होते हैं। इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जब ईंट पत्थर कंकड़ से बने हुए बड़े बड़े महल भी डगमगाने लगते हैं तो घोंसले के
बारे में कुछ भी कहना बेकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि घोंसले जो तिनकों से बने होते हैं, महलों की तुलना में बहुत ही छोटे और कमजोर होते हैं। तूफान के आने पर घोंसलों पर क्या बीती होगी, इसका कोई भी अनुमान कर सकता है। ऐसे समय में भी जब इस प्रकार विनाशकारी तूफान आने के कारण जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु पक्षी सदैव आशावान बना रहता है। पक्षी आंधी द्वारा नष्ट हो चुके अपने घोंसले को देखकर स्वयं को असमर्थ या निराश नहीं होने देता है, कारण वह जानता है कि जीवन यही समाप्त होने वाला नहीं है। वह पुनः नई मस्ती व लगन के साथ नई धुन गाता हुआ फिर से घोंसला बनाने के काम में जुट जाता है। उसकी नवनिर्माण की शक्ति को आंधी भी प्रभावित नहीं कर सकती है। मनुष्य को भी उस पक्षी से शिक्षा लेनी चाहिए कि सब कुछ नष्ट होने पर भी निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए और न ही रोना चाहिए, बल्कि मन में आशा की किरण को जगाकर फिर से नवनिर्माण की ओर बढ़ते जाना चाहिए। तभी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत किया जा सकता है, जीवन का सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। विशेष यहाँ कवि ने संदेश दिया है कि बीती हुई घटनाओं को भुलाकर आने वाले कल को उज्जवल बनाने के लिए हमें निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि का आस्थावादी व आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। मनुष्य को भी उस पक्षी से शिक्षा लेनी चाहिए कि सब कुछ नष्ट होने पर भी निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि मन में आशा की किरण को जगाकर फिर से नवनिर्माण की ओर बढ़ते जाना चाहिए। तभी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत किया जा सकता है। कविता की भाषा सरल, सरस, सहज और संगीतमय है। शब्दों का चयन बड़ा ही सुंदर हुआ है। तो प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि आप लोग इस अंश को समझ गए होंगे और इस अंश से आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर पाएंगे। और यदि आप लोग इसको न समझ पाए हों तो इस वीडियो को बार बार रोक कर फिर से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।